स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ टच में। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्ट्रीज़ एक्ट ऑफ 1948 को फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। शुरुआत करेंगे उसकी हिस्ट्री, उसके एवोल्यूशन और फिर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। फिर फैक्ट्रीज़ एक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद उसके फीचर्स को देखेंगे, फिर उसके गोल्स को देखेंगे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे और प्रोविजंस को डिस्कस करने के बाद पेनल्टीज़ को कवर करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आइए चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को नुकसान किए हिस्ट्री पे। तो अगर हम लोग फैक्ट्रीज़ एक्ट के बारे में बात करें तो ये लेबर लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम लोग फैक्ट्रीज़ एक्ट के हिस्ट्री के बारे में देखें तो सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश हुई थी वो बॉम्बे में हुई थी 1854 में। और बिहार में जो सबसे पहली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 1873 में हुई थी। तो इसके वजह से ना, तो हम लोग क्योंकि हिस्ट्री देख रहे हैं तो ये उस टाइम की बात हो रही है जब इंडिया में पहली बार सब जगह पे इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हो रही थी ब्रिटिशर्स के आने के बाद। तो उस टाइम ही लोग ऐसे में भी बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता था लोगों को। और जितने भी लोग थे जो एक्चुअल में उस लेवल मतलब उस पॉवर्टी में जी रहे थे जहाँ लोगों के पास अच्छी एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिश होने की वजह से बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हो रहे थे। औरतें भी फिर फैक्ट्रीज़ में जाके काम करने का सोच रही थी। तो ये वही टाइम था जब लोगों को बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिला था इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिश होने के बाद। तो सब चीज़ें जो थी वो नई थी, फैक्ट्रीज़ भी नए थे, एम्प्लॉयर्स भी नए थे, एम्प्लॉयज़ भी नए थे, सब चीज़ नया था। तो इसीलिए कानून था ही नहीं उस टाइम। और धीरे धीरे लोग जब एम्प्लॉय होने लगे फैक्ट्रीज़ में तो एक कानून बनाने की आवश्यकता आन पड़ी। तो इसीलिए द फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 फोर्स में आया। लेकिन उसके पहले बहुत सारे एक्ट आए थे और उसी एक्ट्स के अमेंडमेंट्स के बाद, उसी एक्ट के चेंजेस के बाद सबसे एंड में जो हम लोग का आया था वो आया था द फैक्ट्रीज़ एक्ट ऑफ 1948। इसके बाद भी इस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, लेकिन जो हमारा फैक्ट्रीज़ एक्ट था ये कॉन्स्टेंटली रहा। ये अभी भी हमारे कंट्री में प्रिवेलिंग है। तो जैसे जैसे फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई वैसे वैसे लेबर्स उसमें काम करने लगे, फिर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने लगा, तो वैसे ही लॉ की ज़रूरत भी आन पड़ी। तो बहुत सारे लॉ पास हुए। तो सबसे पहला जो हम लोग का लॉ पास हुआ था वो 1881 में पास हुआ था। और जैसे कि लोग जैसे जैसे एम्प्लॉय वहाँ पे होने लगे तो मशीन्स भी डेवलप होने लगे जो लोगों को मदद करते थे उनके फैक्ट्रीज़ के काम में। तो अब डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला जो फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था वो 1881 में पास हुआ था। तो हमारा फैक्ट्रीज़ एक्ट ऑफ 1881, दिस एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द फैक्ट्री एक्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1937। द लोकल गवर्नमेंट जो थे उनके पास पावर थी अगेंस्ट दिस एक्ट इंक्लूडेड प्रोटेक्टिव लेबर लॉज। जैसे कि मैंने कहा, ये जो फैक्ट्रीज़ एक्ट है ना, ये पूरा का पूरा लेबर लॉज पे, लेबर के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। लेबर के सेफ्टी, उनके हेल्थ, उनके ही वेलफेयर के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। तो जो हम लोग का फैक्ट्रीज़ एक्ट है ना, ये फुल टू लेबर्स के लिए, लेबर्स के फैसिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेगा। तो लॉज आना फैक्ट्रीज़ में इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। जैसे कि कितने घंटे काम करना है, कौन कौन काम कर सकता है, मर्द औरत कितने देर तक काम कर सकते हैं, बच्चे भी उस टाइम काम करते थे। तो इसीलिए लॉज या फिर लेजिस्लेशन को लाना फॉर फैक्ट्रीज़ में वो बहुत ज़रूरी हो गया था। इसलिए बहुत सारे एक्ट्स आए थे। जैसे कि पहला एक्ट आया था 1881 में, उसके बाद दूसरा एक्ट आया था 1892 में, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1892। इसमें क्या हुआ था कि इसमें दिस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1891 प्लेस सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द वर्किंग आवर ऑफ द फैक्ट्री। मतलब क्योंकि फैक्ट्रीज़ उस टाइम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही होते थे मैक्सिमम, इसीलिए फिर वो अब लोग अपना कानून बनाते थे, अपना पर्सनल। तो इसीलिए जब ये 1891 का एक्ट आया, इसमें जो वर्किंग आवर्स थे उसके बारे में बहुत से रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। क्योंकि उस टाइम जैसे कि आप लोग को पता ही है क्या हाल था हमारे इंडिया का, कोई भी कितना भी काम करवाता था, कितने जुर्म होते थे। इसीलिए जो वर्किंग आवर्स थे उस पर बहुत से रेस्ट्रिक्शन लगाया गया विद द एक्ट ऑफ 1891। तो उसके बाद में 1891 के बाद अल्टीमेटली द फैक्ट्रीज़ एक्ट ऑफ 1981 ये केम इनटू फोर्स।
सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट 1948। ऑब्जेक्टिव्स इसका यही है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो हमारा फैक्ट्रीज़ एक्ट है ये वर्कर्स के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ये पूरा फैक्ट्री एक्ट हमारे वर्कर्स के सेफ्टी वेलफेयर, उनके हेल्थ के बारे में ही बात करता है। तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट भी यही है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि जो वर्किंग कंडीशन है फैक्ट्रीज़ में उसको रेगुलेट करेगा ये एक्ट। जितने भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं लेबर्स के लिए, जैसे कि उनको छुट्टी कितना दिया जाए, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए कितने स्कीम्स जो निकाले जाते हैं, और जितने भी लेबर्स के लिए बेनिफिट जो होते हैं उसके बारे में ये पूरा एक्ट बात करेगा। टू प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ, जैसे कि औरतें कितना देर काम करेगी, चिल्ड्रन काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, हु वर्क इन द फैक्ट्रीज़, ये सब चीज़ डिसाइड करेगा फैक्ट्रीज़ एक्ट। तो हमारा फैक्ट्रीज़ एक्ट बहुत बड़ा नहीं है, इसमें बस 11 चैप्टर्स हैं और 120 सेक्शन है। आप लोग ना लेबर का जो कंडीशन था उस टाइम पुराने ज़माने में, या फिर अभी भी जो लेबर का फ़ोटोज़ रहता है ना गूगल पे अवेलेबल होता है, एकदम दयनीय स्थिति जो होता है लेबर्स का, एक्चुअल में वही स्थिति हुआ करता था उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आके हमारे इंडिया कंट्री को ना एकदम एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो उस टाइम ना बहुत बुरा हाल था। तो जब ये एक्ट आया 1948 में, यानी कि देश के आज़ाद होने के बाद का एक्ट है ये, तो उसके बाद जो हमारा लेबर का जो कंडीशन है ना वो एक हद तक बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि बहुत सारे मेजर्स आए थे। ये फैक्ट्रीज़ में ऐसे ऐसी चीज़ें होंगी तभी जाके लेबर वहाँ पे काम करेंगे, और लेबर्स के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो होते हैं, जैसे कि रहने के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं उसमें रहने के लिए कमरा भी दिया जाता है, कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए रूम्स होते हैं, रेस्टिंग रूम्स होते हैं। ये सब चीज़ें फैक्ट्रीज़ एक्ट आने के बाद अलॉट हुई, ठीक है। तो उस टाइम जब ये फैक्ट्रीज़ एक्ट एक्चुअल में इन्फोर्स हुआ था, तब 5 साल का ना एक 5 ईयर प्लान भी डेवलप किया गया था। उस टाइम कांग्रेस जो थी वो लीडर में थी। तो उस टाइम ये सब चीज़ें आने के बाद जो है हमारे हमारे जो लेबर्स थे कंट्री इंडिया में, उनका जो स्थिति था वो थोड़ा सा ठीक हो गया। इस एक्ट के आने के बाद जितने भी फैक्ट्रीज़ इंडिया में शुरू हो रहे थे उनमें ये एक्ट इक्वली लागू हुआ। जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट अभी भी लागू होता है। सो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनटू अ फैक्ट्री। तो इस एक्ट के आने के बाद, मतलब द फैक्ट्रीज़ एक्ट ऑफ 1948 के बाद इस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। 1891, 1911, 1922, 1934, 1948, 1976, 1987, मतलब 1948 के बाद 1976 और 1987 में भी इस एक्ट में अमेंडमेंट्स आए थे। द फैक्ट्रीज एक्ट एक्सक्लूसिव अमेंडमेंट वाज इन 1948। तो जो 1948 का अमेंडमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और अभी जो हम लोग एक्ट यूज़ करते हैं वो है द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। लेकिन उसके बाद दो अमेंडमेंट्स आए थे, इसको मत भूलना। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि फैक्ट्रीज़ एक्ट क्यों किस लिए आया था, उसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो अब चलिए इसके फ़ीचर्स देखते हैं। फ़ीचर्स में सबसे पहले मैं बता दूँ कि 1948 में जो एक्ट आया था, मतलब ये एक्सक्लूसिव अमेंडमेंट वाला एक्ट है, ठीक है। तो इस एक्ट जब ये एक्ट आया था तो यहाँ पे जो फैक्ट्री का डेफिनेशन था उसको एक्सपांड किया गया, ठीक है। मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखा गया कि ये ऐसे ऐसी चीज़ होंगी तो ये फैक्ट्री कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में उस टाइम जो था वो 12 साल के बच्चे, मतलब उससे भी नीचे के बच्चे काम करते थे पैसे के लिए। लेकिन फैक्ट्रीज़ एक्ट आने के बाद 14 साल या फिर 14 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चे ही फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उनके बाद में उनका वर्किंग आवर्स था वो भी घटाया गया। मतलब पहले ना बहुत देर देर तक भी काम करते थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि इंडिया में जितने भी कानून थे जो अब हम लोग यूज़ करते हैं ये डेवलप्ड हैं। ये बहुत सारे अमेंडमेंट आने के बाद ये जो कानून हम लोग यूज़ करते हैं ये सब कानून है जिसमें हम लोग आराम से रह रहे हैं। लेकिन जब हम लोग के पास ब्रिटिशर्स थे, यानी कि उसके पहले बहुत बुरा हाल था, इसलिए ये लॉज जो है ना ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग खुद देख लीजिए, 12 साल के नीचे के भी बच्चे काम करते थे। मतलब 12 साल के बच्चे तो यूं ही कितने छोटे होते हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट आने के बाद 14 साल या फिर 14 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे ही काम कर सकते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनका ये काम था कि वो फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन चेक करते रहे। मतलब वो ये देखते रहे कि जो भी फैक्ट्री है उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है वो फैक्ट्री चलाने के लिए, और अगर लाइसेंस है भी तो वो टाइम टाइम से रिन्यू हो रही है कि नहीं हो रही है, ये काम था स्टेट गवर्नमेंट का चेक करने के लिए। तो ये सारे फीचर्स हैं। और एक्ट फॉर विच वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग इन फैक्ट्रीज फ्रॉम 7 to 6 AM, मतलब सुबह का 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे से लेकर के आप शाम तक नहीं कर सकते। मतलब इतने देर तक काम नहीं कर सकता अगर वो कोई महिला है या फिर कोई बच्चा है। तो वो लोग
के लिए जो वर्किंग आवर्स है वो कम कर दिए गए थे, ठीक है, और वीकेंड पे लीव्स भी प्रोवाइड किए गए थे। और द एक्ट गिव्स स्टेट गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू इनेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आस्क फॉर मैनेजमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट में ऐसे रूल्स बनाओ, जो भी फैक्ट्रीज़ में थे स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी कि आप जितने भी रूल्स इनेक्ट कर रहे हो, रेगुलेशंस इनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट में बनाओ। सो नाउ लेट्स डिस्कस द गोल्स ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसका मेजर गोल तो यही था कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं फैक्ट्री में, जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका जो है उनका सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, उनका जितना भी मतलब वेजेस है उनका ध्यान रखा जाए, ठीक है। The major goal of the Act 1948 is to establish adequate safety measures and to enhance health and safety of the workers employed in the factory. The Act also protects workers from various industrial and occupational hazards. मतलब जैसे कि इंडस्ट्री में ना बहुत सारी चीज़ें होती है जो जिससे ना जो वर्कर्स हैं उनका नुकसान होता है, जैसे कि कुछ हजारियस केमिकल्स होते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट का मेन गोल है कि उन सब चीज़ों से भी जो लेबरर्स काम कर रहे हो उनको प्रोटेक्ट करो, ठीक है। तो सबसे पहला गोल जो है वो बात करता है वर्कर्स के हेल्थ के बारे में। ऑल द एसेंशियल सेफगार्ड मस्ट बी टेकन टू सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। जितने भी एसेंशियल मेजर्स हैं जिससे कि नुकसान ना हो किसी को भी, ठीक है, वो सारे एसेंशियल मेजर्स लेने पड़ेंगे फैक्ट्रीज़ के ऑनर को, या फिर फैक्ट्री में जितने भी ऑनर हैं, क्योंकि एक फैक्ट्री में 2-3 ऑनर्स भी होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जितने भी ऑनर्स हैं उस फैक्ट्री के, वो अगर फैक्ट्री स्टेब्लिश कर रही है, ठीक है, तो उसका गोल ये होगा कि वो जो लेबरर्स का अपॉइंट कर रही है कि वो उस फैक्ट्री में काम करे, तो उनका हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखना उनका सबसे पहला गोल है। क्योंकि देखो कोई भी ना कहीं पे काम करता है तो पैसों के लिए काम करता है, क्योंकि उसको वहाँ उसको ना ज़रूरत होती है, तो आप किसी की ज़रूरत का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आप किसी को फैक्ट्री में काम लगवा रहे हो तो उसकी हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान रखो। अगर हेल्थ का हम लोग बात करें, जैसे कि पीने के लिए साफ़ पानी होना चाहिए, ठीक है, वॉशरूम होने चाहिए, मेल्स के लिए सेपरेट वॉशरूम, फीमेल्स के लिए सेपरेट वॉशरूम। उसके बाद में टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए जितना एक ह्यूमन बॉडी झेल सके। तो ये सब चीज़ों का भी आप ख्याल रखोगे अगर आप किसी को फैक्ट्री में काम दे रहे हो तो। और दूसरा जो मेजर गोल है ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट इज़ की सेफ्टी। तो जैसे कि सेफ्टी की अगर बात करें तो फैक्ट्री में मशीन्स होते हैं, तो कभी कभी गलती से अगर मशीन से कुछ होने का चांसेस रहे तो वहाँ पे मैनहोल्स होना चाहिए, मतलब ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ से ना कोई भी वहाँ से भाग जाए जल्दी से। जैसे कि गैस लीक हो गया किसी भी कंपनी में, तो भागने का जगह होना चाहिए प्रॉपर, या फिर गैस लीक अगर हो रहा है तो उसको जल्दी से बंद करने का शॉर्टकट तरीका होना चाहिए। तो ये सारे सेफ्टी होने चाहिए फैक्ट्री में। तीसरा गोल है वेलफेयर। देयर मस्ट बी स्टोरेज एंड ड्राइंग फैसिलिटी, सीटिंग, मतलब वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में भी तो आप सोचोगे। अगर आप किसी वर्कर को अपने फैक्ट्री में दे रहे हो काम, तो वहाँ पे आप बस एक ऐसे ही नहीं दे सकते ना, बैठने के लिए जगह होना चाहिए, अगर कुछ हादसा हो गया तो फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, खाने के लिए जगह होना चाहिए, लंच रूम एक्सेट्रा, ये सब भी देखना पड़ता है। ऐसे ही किसी को काम दे दिया तो नहीं हो गया, उसके वेलफेयर के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। वर्किंग आवर्स, नो एडल्ट वर्कर्स मस्ट बी परमिटेड टू वर्क इन अ वर्किंग प्लेस फॉर मोर देन 48 आवर्स पर वीक। वीकली हॉलीडेज नीड टू बी ग्रांटेड, मतलब कोई भी 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं काम करेगा, ठीक है, और हर हफ्ते छुट्टी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गोल्स ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो हम लोगों ने डिस्कस किया हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर और वर्किंग आवर्स के बारे में। तो ये 4 पॉइंट्स ना हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उनके बेनिफिट में था। अब हमारा 5th पॉइंट जो है वो पेनल्टीज़ के बारे में बात करता है, तो ये एम्प्लॉयर्स के बेनिफिट में है। जैसे कि बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज़ होते हैं उन फैक्ट्रीज़ में ना पहले ही अगर जब कोई भी एम्प्लॉय जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उनसे कभी कभी एग्रीमेंट टाइप का कुछ साइन करवाया जाता है कि ये हम लोग के फैक्ट्री का क्राइटेरिया है, इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे दंड दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर कोई भी लेबर है या फिर कोई भी एम्प्लॉई है, अगर उसने वो जो रिटन ऑर्डर है अगर उसको वायलेट किया तो उसको लगभग 1 साल की जेल हो सकती है, 1 लाख का फ़ाइन हो सकता है, या फिर दोनों जेल और फाइन दोनों एक साथ हो सकता है। एनी एम्प्लॉय हु मिस यूजेस इक्विपमेंट एक्सेट्रा सफ़र्स, जैसे कि कोई भी इंसान है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉई है, अगर वो जो इक्विपमेंट है उसका मिस यूज़ करता है तो उसको 500 का फ़ाइन भी देना पड़ जाएगा।
अब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द एक्ट देख लेते हैं। कैलेंडर ईयर सेक्शन 2 के बीबी में डिफाइंड है। कैलेंडर ईयर मतलब वो ईयर जो जनवरी 1 से शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म, मतलब वही 12 महीने के दिन को एक साल कहा जाता है, वही होते हैं कैलेंडर ईयर। अब हजारियस प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिस रॉ मटेरियल का प्रोसेस जिससे इंसान के हेल्थ को भी नुकसान हो सकता है और इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो सकता है, और जिसको स्पेशल केयर के थ्रू प्रोसेस किया जाए उस प्रोसेस को कहा जाता है हजारियस प्रोसेस। तो अब देख लेते हैं फैक्ट्री का डेफिनेशन। फैक्ट्री जो वर्ड है यानी कि फैक्ट्री क्या है, ये डिफाइंड है हमारे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में सेक्शन 2 के क्लॉज एम में। ये कह रहा है कि अ फैक्ट्री इज़ एनी प्रीमाइसेस, ऐसा जगह वेयर देयर इज सर्टेन लिमिट्स एंड बाउंड्रीज, जहाँ पे कुछ लिमिट्स और बाउंड्रीज है। आइए चलिए उन लिमिट्स और बाउंड्रीज को पढ़ लेते हैं। तो फैक्ट्री का मतलब ये हुआ ऐसा जगह जहाँ पे विद इन द प्रेमिसेस मतलब प्रीमिसेस के ही अंदर या फिर उस प्रीमाइसेस के किसी भी जगह पे 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं या फिर 20 वर्कर अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, तो उस एरिया को हम लोग फैक्ट्री मानेंगे। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि फैक्ट्री का मतलब ऐसा जगह हुआ जहाँ पे उस जगह पे किसी भी कोना पे या फिर उसी जगह में मतलब 10 वर्कर्स या फिर 10 से ज़्यादा वर्कर्स रोज़ काम कर रहे हैं और विथ द यूज़ ऑफ पावर मतलब वहाँ पे एनर्जी भी यूज़ हो रही है। तो एनर्जी इन द सेंस इलेक्ट्रिसिटी ये सब यूज़ हो रही है, वहाँ से आपका कमाई भी हो रहा है, तो फिर उस जगह को हम लोग फैक्ट्री मानेंगे। आप पहला डेफिनेशन पढ़िए, आप दूसरा डेफिनेशन पढ़िए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इफ़ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज रेगुलरली कैरी आउट इन एनी पोर्शन ऑफ द, कहीं भी प्रेमाइसेस की कहीं भी, ठीक है, विथ द यूज ऑफ पावर विथ 10 or more वर्कर्स engage in such work on any day during the previous 12 months, or if a manufacturing process is performed inside the premises without the use of power, बिना पावर के यानी बिना बिजली वगैरह के भी अगर वहाँ पे अगर 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं विद इन द प्रीवियस 12 मंथ, तो उस एरिया को हम लोग फैक्ट्री मानेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is important provisions under the Factories Act 1948। तो नंबर 1 प्रोविज़न है गेटिंग अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज़। ये सेक्शन 6 में दिया हुआ है अंडर द एक्ट। ये बोल रहा है दिस सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स द रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फैक्ट्रीज एज वेल एज द पेमेंट ऑफ फीस फॉर सच रजिस्ट्रेशन एंड licensing as well as the renewal of licenses. No license is issued or renewed unless the occupier gives notice to the chief inspector. If the state government refuses to grant permission to the site or construction of a factory, then within 30 days of the refusal, the applicant can appeal to the central government. तो बेसिकली हम लोग का सेक्शन 6 है वही बात करता है गेटिंग अप्रूवल, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज़। तो सेक्शन 6 हमारा लाइसेंसिंग यानी कि रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। जितने भी फैक्ट्रीज़ है उसके पास लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा या फिर कोई भी लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा उस फैक्ट्री का, अगर वो फैक्ट्री का जो भी ऑक्यूपायर है वो चीफ इंस्पेक्टर को इस चीज़ का नोटिस नहीं देता है तो, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास परमिशन मतलब उसके पास पावर है कि वो परमिशन दे सके किसी भी फैक्ट्री को उसके लाइसेंस के लिए या फिर उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि उसके जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस है उसको कैंसिल भी कर सके। और जो फैक्ट्री है उसके पास ये पावर है कि 30 दिन के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है अपील के लिए कि मेरा जो फैक्ट्री का लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया है, तो फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ को देखेगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है फैक्ट्रीज़ एक्ट का लेबर एंड वेलफेयर, मतलब जो लेबर्स हैं उनके वेलफेयर के को ध्यान मतलब मद्देनज़र रख के ही जितने भी लॉज है रेगुलेशंस है उसको बनाए, ठीक है। वेलफेयर इन द सेंस जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए वॉशिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उसके बाद में फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स, और उनके बैठने के लिए जगह होना चाहिए, फर्स्ट एड
चीज़ मतलब फ़र्स्ट एड के लिए सामान होना चाहिए, कैंटीन होना चाहिए। अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लेबर को रहने के लिए घर भी प्रोवाइड कर रही है, तो रहने के लिए शेल्टर होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, लंच रूम होना चाहिए। और अगर औरतें हैं, ठीक है, और उनके पास बच्चे हैं, तो फिर उसके लिए शिशु गृह भी होना चाहिए, मतलब बच्चों के लिए रहने के लिए भी जगह होना चाहिए, और ये सब चीज़ें सेफ़ली प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो यही है हमारा वेलफेयर मेजर्स फॉर मतलब लेबरर्स। तो ये सब चीज़ें एक्चुअल में होनी चाहिए किसी भी फैक्ट्री में, अगर वो प्रॉपरली फैक्ट्री को मेंटेन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंटली होना चाहिए किसी भी फैक्ट्री में, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो उस फैक्ट्री का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी प्रोविज़न्स है अंडर फैक्ट्रीज़ एक्ट, एक एक प्रोविज़न को बारीकी से फॉलो करना चाहिए हर फैक्ट्री को, वरना फिर दैट फैक्ट्री विल बी लायबल। Now let's move on to the important provision of Factories Act 1948। जो तीसरा हम लोग का important provision है वो है हेल्थ। तो हम लोग किसी के भी हेल्थ के साथ मजाक नहीं कर सकते हैं। हेल्थ का सेक्शन जो है सेक्शन 11 से 20 तक हेल्थ के प्रोविज़न को डिस्कस करता है। हेल्थ में सब चीज़ इंक्लूड करता है, मतलब साफ़ सफाई होना चाहिए, अगर डस्ट और फ्यूम्स है तो उसके लिए मास्क वगैरह होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी में, जो लिमिटेड नंबर्स होते हैं उतने ही लेबरर्स होना चाहिए, अच्छा लाइट होना चाहिए, पीने के लिए साफ़ पानी होना चाहिए, सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। और थूक फेंकने के लिए भी एक कॉर्नर होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली यार लेबरर्स हैं, पान तो चबाएंगे ही, थूकेंगे ही, तो उसके लिए भी जगह होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इन फैक्ट्री। फोर्थ इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ऑफ द फैक्ट्रीज़ एक्ट है सेफ्टी, जो कि डिस्कस्ड है अंडर चैप्टर 4, जो कि डिस्कस्ड है सेक्शन 21 से सेक्शन 41 तक। तो सेफ्टी में अगर हम लोग देखें तो बात किया गया है कि कोई भी पर्सन जिसको नॉलेज नहीं है या फिर जिसको अच्छे से उस मशीन के बारे में पता नहीं है, उनको उस मशीन में काम करने के लिए अलाउ नहीं करने देना है, क्योंकि सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी इंसान है जो मशीन वाले फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कैसा भी मशीन है, और उनको उस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है, तो वैसे लोगों को फिर वहाँ पे काम भी नहीं देना चाहिए, और काम अगर दे भी रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। और जो भी वुमेन है, चिल्ड्रन है, उनको भी सही जगह पे ही काम मिलना चाहिए। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि ऐसे तो लेबरर्स को पता ही नहीं होता कि कौन सा फैक्ट्री उनका सूटेबल है कौन नहीं है। अब लोग बहुत जानकार हो गए हैं, लेकिन तब जानकार नहीं थे लोग, कहीं भी बस काम ढूंढते थे, तो कैसे भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये फैक्ट्री का जो ऑक्यूपायर है उसको भी इतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर वो सामने वाला इंसान कैपेबल नहीं है तो उनको वो काम नहीं दे, ठीक है। आँख की सेफ्टी के लिए भी ग्लासेस होना चाहिए, मतलब जितने भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं सारे सेफ्टी मेजर्स एक फैक्ट्री को फॉलो करना है, और एल्स दैट फैक्ट्री विल बी लायबल, या फिर उस फैक्ट्री को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि फैक्ट्रीज़ एक्ट ना हम लोग का जो फोकस करता है वो लेबरर्स के बेनिफिट में ही सबसे ज़्यादा फोकस करता है, और फैक्ट्रीज़ के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसको सेटअप करके देता है फैक्ट्रीज़ एक्ट। तो यूँ ही फैक्ट्रीज़ एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसने सारे प्रिकॉशंस को फॉलो किया है, फिर भी गलती से अगर आग वाग लग गया तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी डिनाई नहीं कर सकता। तो सेक्शन 21 से लेके 41 तक हम लोग का सेफ्टी के बारे में बात करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पेनल्टीज ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसको भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग पेनल्टीज़ के बारे में बात करें तो चैप्टर 10 का सेक्शन 92 से 99 तक पेनल्टीज़ के बारे में डिस्कस्ड है, ठीक है। तो फैक्ट्रीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी क्राइटेरिया है, अगर उसको फॉलो नहीं किया किसी भी फैक्ट्री ने तो फैक्ट्री खुद प्रॉब्लम में आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जितने भी फैक्ट्रीज़ एक्ट में लिखा हुआ है अगर उसको फॉलो नहीं किया तो फैक्ट्री को ही पेनलाइज़ किया जा सकता है। और कभी कभी जो फैक्ट्रीज़ होते हैं ना, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़, उनका पर्सनल रूल्स और रेगुलेशन होता है, अगर उसको फॉलो नहीं किया गया तो जो एम्प्लॉई है वही प्रॉब्लम में आ सकते हैं। यानी कि एम्प्लॉयर भी प्रॉब्लम में आएंगे जब वो लोग फैक्ट्रीज़ एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, और एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम में तब आते हैं जब वो लोग फैक्ट्री का जो पर्सनल रूल्स रेगुलेशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, अगर उसको वो लोग फॉलो नहीं करते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ है वही लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सेक्शन 92 जनरल पेनल्टी के बारे में बात करता है, और यहाँ पे
ये जनरल पेनल्टी उनके लिए है जो फैक्ट्री को चलाते हैं, जो ऑक्यूपायर होते हैं या फिर जो मैनेजर होते हैं। अगर फैक्ट्रीज़ एक्ट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है एंड अप टू 2 लाख फाइन, एंड इफ़ दे continue to commit the same offense they will be fined rupees 10K every year for continued violation। सेक्शन 93 हम लोग का बात करते हैं लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस। मतलब फैक्ट्री किसी और का है और लेकिन वो जो प्रीमाइसेस है वो किसी और का है, तो अल्टीमेटली जिसका वो जगह है, जिसका ज़मीन है, वो लायबल होगा। अगर किसी भी तरीके का, जैसे कि पानी रोड पे आ रहा है या फिर गंदगी फैल रही है, नॉइज़ पोल्यूशन फैल रहा है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसका ज़िम्मेदार होगा जिसने ज़मीन उस फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए दिया है, वो इंसान। हमारा सेक्शन 96 बात करता है पेनल्टी फॉर डिस्क्लोजिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस। कोई भी इंडिविजुअल बाहर किसी दूसरे को, जो फैक्ट्री में एनालिसिस हो रहा है या फिर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसको किसी तीसरे या फिर दूसरे से जाके डिस्क्लोज कर देता है तो उसको पेनलाइज किया जाएगा अंडर सेक्शन 96 और उसको 10,000 का फाइन भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 96A हम लोग का बात करता है पेनल्टी फॉर द कंट्रोवेंशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। मतलब कुछ ऐसे प्रोविजंस है फैक्ट्रीज एक्ट में, अगर कोई वायलेट करता है तो उसको बहुत भारी जुर्माना लगाना पड़ेगा और उसको जेल भी हो सकता है। वर्कर्स ऑफेंस हम लोग का सेक्शन 97 में डिफाइंड है। सेक्शन 97 ये बोलता है कि अगर कोई भी वर्कर है, अगर वो जो भी फैक्ट्रीज़ एक्ट के नियम है उसके अगेंस्ट अगर वो जा रहा है तो उस पर 500 का फ़ाइन लगाया जाएगा। जैसे कि अगर कोई उसने किसी कैसा भी इक्विपमेंट का मिसयूज़ कर लिया तो उसको फ़ाइन लगेगा 500 का। और अगर कोई भी ऐसा रूल है जिसको वर्कर अगर वायलेट कर रहा है तो उसका ज़िम्मेदार मालिक नहीं होगा। सेक्शन 96 डिस्कस करता है डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड। मतलब अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो एक फैक्ट्री में एक टाइम काम कर रहा है, दूसरे फैक्ट्री में दूसरे टाइम पे काम कर रहा है और उसके पेरेंट्स को ये चीज़ पता है, तो उनके पेरेंट्स पे फिर पेनल्टी चार्ज किया जाएगा। उनको फ़ाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकता है। फ़ाइन 1,000 का लग सकता है। तो अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो पेरेंट्स को बिना बताए अगर किसी भी दो फैक्ट्री में काम कर रहा है तो फिर पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स को पता है और फिर वो उसके वजह का फ़ायदा उठा रहे हैं और फिर भी अपने चाइल्ड को 1 या 2 फैक्ट्री में बार-बार काम करवा रहे हैं बारी-बारी से, एक फैक्ट्री में एक ही दिन में एक फैक्ट्री में सुबह और एक ही फैक्ट्री में शाम को, या फिर 2 अलग-अलग फैक्ट्री में सुबह शाम को, तो फिर ये चीज़ ना पेनलाइज़ करने वाली हरकत है। हम लोग का सेक्शन 98 बात करता है फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। अगर कोई भी इंसान जॉब करने के लिए अपना फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जमा करता है किसी भी फैक्ट्री में तो उसको 10,000 की फ़ाइन देनी पड़ सकती है और 2 महीने का जेल भी हो सकता है। मतलब कोई भी इंसान खुद को जॉब लेने के लिए फर्स्ट सर्टिफिकेट कहीं भी नहीं दे सकता। अगर वो देगा तो फिर वो फंसेगा। सो फाइनली हम लोग का जो फैक्ट्रीज़ एक्ट है उसका हम लोग ने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। कॉलेज के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा वीडियो होगा आप लोग के फुल एक्सप्लेनेशन के लिए। लेकिन अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर ये एक डिटेल्ड वीडियो नहीं है, आप लोग को दूसरा वीडियो देखना चाहिए। मैंने इस वीडियो में बस एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन किया है फैक्ट्रीज़ एक्ट का, ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है। अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। So yeah, this is the end of the video guys. Thank you so much for watching the full video. I hope कि ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो। एंड yes, अगर आप लोग को डिटेल वीडियो चाहिए फिर इस वीडियो में और चेंजेस लाऊं मैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो yes, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।